बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संस्थापक नन्नुक चंदेल, क्षेत्र जीजाग भुक्ती यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र, समय 9वीं शताब्दी, राजधानी खजुराहो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे, इस तरह से भी अगर आप आंसर लिखते हो तो। ठीक है, जहाँ संभव है लिखिए। फिर अगला एक शासक है यशोवर्मन। यशोवर्मन आ जाता है तो बताइएगा, चंदेल वंशी शासक यशोवर्मन। इसने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर काफ़ी फेमस है। इसने खजुराहो में एक विशाल जलाशय का निर्माण भी कराया। अब इसको 3 नंबर में कैसे लेके जाना है, वही 3 निकालते हुए। यशोवर्मन निकला है नंबर 1 चंदेल शासक, दूसरा खजुराहो में विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, अगला खजुराहो में विशाल जलाशय का निर्माण। खत्म। ये 3 पॉइंट लिखना है, 3 निकाल के, तो आपके 10 से 12 शब्दों में वो आंसर खत्म हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 3 अंक के लिए, वो है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? सीधा प्रश्न है, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है क्योंकि जनरली ये नाम हमारे सामने आता नहीं है। प्रीलिम्स में भी ध्यान रखिएगा, है ना। हमीर वर्मन या हमीर वर्मा चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय संपूर्ण चंदेल राज्य पर दिल्ली के सुल्तान का शासन स्थापित हो गया। प्रश्न का उत्तर तो यही था, हमीर वर्मन या हमीर वर्मा चंदेल वंश का अंतिम शासक। खत्म। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये सल्तनत में मिला लिया जाता है। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। ठीक, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित? सीधे बोलिए। अवस्थिति खजुराहो में। निर्माण चंदेल शासक विद्याधर द्वारा। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। कंदरिया महादेव मंदिर, तीर निकाला, स्थिति खजुराहो, दूसरा तीर निर्माण विद्याधर चंदेल, तीसरा बिंदु 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। 3 बिंदु लिखिए, 3 नंबर आपके। ठीक है, यही लिखना है। अगला है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर अवस्थिति खजुराहो में, स्थापना चंदेल शासकों द्वारा, समय 9वीं शताब्दी। और स्पेशल कुछ लिखना चाह रहा है कि भैया ये 64 योगिनी मंदिर जो है ये तंत्र विद्या को समर्पित मंदिर है। ये लाइन अगर आप ना लिखना चाहें तो हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत इत्मीनान से आराम से लिख सकते हैं। अगला जो नाम है वो है कंकरा मठ मंदिर या कांकरा मठ। कंकरा मठ या कांकरा मठ दोनों नाम मिलते हैं। अवस्थिति महोबा जिला उत्तर प्रदेश। महोबा एक्चुअली उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, स्थापना चंदेल शासक मदन वर्मा द्वारा। विशेष क्या है, हिंदू संप्रदाय के साथ साथ नाथपंथी संप्रदाय के संदर्भ में ये मंदिर जाना जाता है, अर्थात नाथपंथ प्लस हिंदू संप्रदाय दोनों को मिलाएं तो काम हो जाएगा। अगला जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो है मदन महल। मदन महल की अवस्थिति जबलपुर क्षेत्र। स्थापना चंदेल शासक मदन वर्मा द्वारा। मदन वर्मा का विलास था ये। अगला है खजूर सागर ताल। खजूर सागर ताल, ताल का मतलब है तालाब। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो के निकट स्थित है। चंदेल शासक परमार्दी देव द्वारा बनाई गई। विशेष क्या है, इसका एक अन्य नाम क्या है? नाइनौरी ताल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब भैया ये प्रश्न 5 अंक में आ सकता है, ठीक है, उसको इलोबरेट करना पड़ेगा वहाँ पे। अभी हमें 3 अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नंबर 1 नागर शैली में निर्मित भवन मंदिर है। किसने बनवाया? चंदेल शासकों द्वारा। और इस मंदिरों की दीवारों पर मैथुन रथ आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। जो मूर्तियाँ हैं वो कुछ मैथुन रथ जो पोजीशंस हैं वहाँ देखने को मिलती है, उसके कारण विश्व विख्यात है। अगला है चंदेल शासक कीर्ति वर्मा द्वारा निर्मित स्थापत्य। ठीक है, चंदेल शासक कीर्ति वर्मा द्वारा निर्मित स्थापत्य पहला है महोबा में कीर्ति सागर तालाब बनवाया। कालिंजर का बुढ़ी तालाब बनवाया इन्होंने। टीकमगढ़ में जैन मंदिर बनवाया और अजयगढ़ में कीर्ति जयेश्वर शिव मंदिर बनवाया। मैंने 4 लिख दिए, 3 भी याद रह जाए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका चाहे तो आप ऐसे लिखें या फिर तीर निकाल के लिखें, ख़त्म, कोई समस्या नहीं। कीर्ति सागर तालाब महोबा, बुढ़ी तालाब कालिंजर, जैन मंदिर टीकमगढ़, कीर्ति जयेश्वर शिव मंदिर अजयगढ़, बस इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। चंदेल राजवंश, मैं बुंदेलखंड रियासत ले रहा हूँ। बुंदेलखंड रियासत 2 भागों में है ना, पहला भाग पढ़ा रहा हूँ भैया। चंदेल राजवंश की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक है नन्हुक चंदेल। क्षेत्र जेजाग भुक्ति, बुंदेलखंड, समय 9वीं शताब्दी, राजधानी खजुराहो। दूसरा प्रश्न है यशोवर्मन चंदेल वंशी शासक है। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था और यहीं पर इन्होंने एक विशाल जलाशय भी निर्मित कराया, यशोवर्मन। तीसरा प्रश्न है चंदेल वंश का अंतिम शासक। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन है? हमारा हमीर वर्मन या हमीर वर्मा। इसके बाद में 1311 के बाद ये जो चंदेल वंश समाप्त हो जाता है और ये क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया जाता है पूरी तरह से। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर। 5 अंक के लिए भी पूछा जा सकता है, फिर से बता रहा हूँ। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था और उसके बाद 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगर 3 अंक में ये पूछे तो 5 अंक में पूछे तो क्या करोगे? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। चंदेल शासकों ने बनवाया 9वीं शताब्दी से लेकर 9वीं-10वीं शताब्दी में। ठीक है। दूसरा 1986 में कंदरिया महादेव मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर में मैथुनरत मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास उत्कर्षों को महत्व दिया गया है। एक्चुअली मंदिर के साथ इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं ये 2 तरह के डायमेंशंस दिखाती है। बहुत सारा ये अगर आप खजुराहो क्षेत्र के होंगे तो आपसे ये प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड में तो ज़रूर पूछ लेंगे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये मूर्तियाँ मंदिर के बाहरी दीवारों पे अंदर की तरफ नहीं है। बाहरी दीवारों पे इसलिए बनाई गई है क्योंकि एक प्रतीक है ये प्रतीक है काम चेतना का, कि मनुष्य काम चेतना को पार करके ही ईश्वर तक पहुंच सकता है आगे। ये एक सबसे सरलतम व्याख्या है। दूसरी व्याख्या इन मूर्तियों की इस तरह से है कि इस समय का जो तंत्रवाद था, जो कि बौद्धिज्म में और नाथपंथियों में देखा जाता था, उनका ये मानना था कि ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग काम के रास्ते या रति के रास्ते संपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रेरणा से प्रेरित होकर, इन तांत्रिक मतों से प्रेरित होकर ये मूर्तियाँ बनाई गई। ये दूसरा विचार है। तीसरा एक अलग प्रकार का विचार है कि ये मूर्तियाँ क्यों बनी। वो विचार ये है कि व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति में आने वाली इन काम चेतना युक्त बाधाओं को पार करके ही आगे बढ़ेगा। एक है भोग करके आगे बढ़ेगा, दूसरा है इनको हटा के आगे बढ़ेगा, और तीसरा ये है कि इनके साथ ही आगे बढ़ेगा। ये 3 व्याख्याएं हैं, है ना। और चौथी व्याख्या जो कि आधुनिक काल का कोई व्यक्ति, आप जैसा कोई व्यक्ति इनोवेशन तरीके से कर सकता है कि सर ठीक है मैथुनरत मूर्तियाँ हैं, दिखा रही हैं, परंतु कितने अच्छे तरीके से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है। मानव की स्वाभाविक इच्छाओं को या फिर कल्पनाओं को उन्होंने मूर्तियों के माध्यम में प्रस्तुत किया। तो ये एक अच्छा स्क्रप्चर्स है, अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं उस समय। ये भी एक व्याख्या हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर अवस्थिति बताइए। खजुराहो, स्थापना चंदेल शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी में। ये भी तंत्र विद्या को समर्पित मंदिर। कंकरा मठ या कांकरा मठ मंदिर महोबा में स्थित है। चंदेल शासक मदन वर्मा ने बनवाया है और यहाँ पर हिंदू संप्रदाय के साथ साथ नाथपंथी संप्रदाय के भी पदचिन्ह यहाँ देखने को मिलेंगे। मदन महल जबलपुर में स्थित चंदेल शासक मदन वर्मा ने बनवाया और ये गोल चट्टान पर स्थित है और एक राजप्रासाद का उदाहरण है। खजूर सागर ताल खजुराहो के निकट है। चंदेल शासक परमार्दी देव द्वारा बनवाई गई। इसका एक अन्य नाम नयनौरी ताल भी है। खजुराहो के मंदिरों की 3 विशेषताओं में अगर ध्यान रखें, नागर शैली चंदेल शासकों द्वारा निर्मित और मैथुनरत आकृतियाँ इनकी दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। और अगला 3 मार्कर प्रश्न, चंदेल शासक कीर्ति वर्मा द्वारा निर्मित स्थापत्य। सीधे आ सकते हैं इस तरह से, तो बताइएगा। महोबा में कीर्ति सागर तालाब, कालिंजर में बुढ़ा बुड्ढी तालाब, टीकमगढ़ में जैन मंदिर और अजयगढ़ पन्ना में कीर्ति जयेश्वर शिव मंदिर। धंगदेव चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने गुज्जर प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाई थी चंदेलों को। 2 बिंदु ये हो गए कि चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक ये क्या है, उसकी सैन्य तथा राजनीतिक सक्षमता दिखा रहे हैं। दूसरा, उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? कालिंजर। पहले क्या थी? खजुराहो। तो खजुराहो से कालिंजर राजधानी लेकर ये आया व्यक्ति। इसके बाद इसने कुछ ऐसी विजय की जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जैसे कि इसने धंगदेव ने ग्वालियर विजय की। इसके अलावा उसने जयपाल, राजशाही वंश का था, ये शाही वंश का था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र में जब सुबुक्तगिन का आक्रमण हो रहा था तो उसके विरुद्ध जो संगठन बना था सेना का, उसमें ये शामिल हुआ था, इसने सेना भेजी थी। तो सुबुक्तगिन के विरुद्ध जयपाल के नेतृत्व में जो संगठन बना था उसमें इसने अपनी सेना भेजी थी।
ताकि सुबुक्तगिन को रोका जा सके। इसके अलावा इसने स्थापत्य के संदर्भ में खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर इसका कोई एक सचिव हुआ करता था, उसने बनवाया। ठीक है, पर इसी के शासनकाल में हुआ। फिर से क्लोज कर देता हूँ प्रश्न को। चंदेल शासक धनदेव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है जैसे कि विद्याधर पे आया हुआ है तो आप सीधे बोलें। वास्तविक संस्थापक है, गुज्जर प्रतिहारों से पूर्णतः मुक्त करवाया। चंदेल वंश को राजधानी कहाँ पर स्थापित की? खजुराहो की अपेक्षा कालिंजर। ग्वालियर विजय की इसने। इसके अलावा इसने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैनिक सहायता दी थी। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो में जिननाथ, वैद्यनाथ और जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ नामक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। बस इतना ही लिखना है। अगला है चंदेल शासक विद्याधर के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। विद्याधर के कार्य, देखो विद्याधर पूछे गए हैं 5 अंक में। ये जो प्रश्न का उत्तर है ये वही वहाँ लिखा जाना चाहिए था। विद्याधर चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, इसके विषय में जानकारी ग्वालियर के सास बहु अभिलेख तथा मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखित ग्रंथों से मिलती है। सोर्सेस बता दीजिए। शक्तिशाली शासक है, बहुत अच्छी बात है। इसने अपने समकालीन कलचुरी के गांगेदेव को पराजित किया, ये बहुत शक्तिशाली शासक था गांगेदेव। दूसरा, इसने गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल, जो कि इसका दोस्त था, इस पर आक्रमण किया और उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि ये जो गुज्जर प्रतिहार शासक है राज्यपाल, ये कन्नौज इसके अधिकृत था। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल ने उसका सामना किए बगैर वो वहाँ से भाग लिया। तो उस भागने की सज़ा देने के लिए इसने उसको मृत्युदंड दिया। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इस आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार भी था। हालांकि उसके बाद भी विद्याधर कन्नौज पर अधिकार नहीं करता है। ठीक, विद्याधर के समय महमूद गजनवी 2 बार कालिंजर पर भी आता है, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अच्छा सामना होता है, वो वापस लौट जाता है, निर्णय नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, ना गजनवी हारता है ना ही विद्याधर हारता है। इसके अलावा विद्याधर जो है वो मालवा के एक प्रतापी शासक है राजा भोज परमार, ठीक है, उसको भी पराजित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा विद्याधर पर क्या क्या बातें लिखी जा सकती है। ये 5 अंक और 11 अंक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कभी कभी। तो चंदेल शासकों में विद्याधर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी भी हैं, कल भी होंगे। ठीक, चंदेल वंशी शासक, जानकारी का स्रोत सास बहु अभिलेख ग्वालियर का और मुस्लिम इतिहासकारों के ग्रंथ। कलचुरी शासक गांगेदेव को पराजित किया, राज्यपाल को भी पराजित किया, राजा भोज को भी पराजित किया, और साथ ही साथ महमूद गजनवी के आक्रमण का बड़ी ही शिद्दत से इन्होंने सामना किया। तो ये है विद्याधर। अब आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासक परमार्दी देव। परमार्दी देव या परमल, है ना, परमल या परिमल, ये 3 नाम देखने को मिलेंगे किताबों में, परमल, परिमल या परमार्दी देव। सबसे सही नाम है परमार्दी देव या परमर्दी देव। परमार्दी देव या परमर्दी देव, मुझे सबसे सुटेबल लगा परमार्दी देव, उसी को मैंने आगे बढ़ाया। चंदेल शासक परमार्दी देव पर टिप्पणी लिखी। जिस तरह से विद्याधर में प्रश्न आया था, परमार्दी देव पर आ सकता है। सबसे पहले लिखिए चंदेल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि इसके बाद में कोई शक्तिशाली शासक नजर नहीं आता। इसके समय मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ था। इससे पूर्व आक्रमण के पहले 1182 में पृथ्वीराज चौहान तथा परमार्दी देव के मध्य एक युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान महोबा तक चढ़ाया, उसकी सेना ने आक्रमण किया। परमार्दी देव की सेना ने आक्रमण का सामना किया किंतु हार गए। किंतु इस युद्ध में परमार्दी देव की तरफ से लड़ रहे थे आला और उदल, जिन्होंने ही बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। और इस वीरता के आधार पर, ठीक है, इस वीरता के आधार पर आला और उदल की जो वीरता रही, इसके आधार पर आलाखंड लिखा गया जगनिक द्वारा। जगनिक ने लिखा आलाखंड। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जब लौटा तो लौटने के पश्चात परमार्दी देव ने पुनः महोबा पर अपना अधिकार कर लिया। ये कोई निर्णायक लड़ाई नहीं थी, एक धावा जैसा था। 1203 में इधर गोरी पराजित होता है, 1192 में, उसके बाद में फिर चंदावर का युद्ध 1194, ये सारी घटनाएं चल रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का ही सेनापति है, अभी भी अमीर है उसका। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कालिंजर पर आक्रमण करता है और कालिंजर के दुर्ग को जीत लेता है। इस प्रकार से मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक
फाइनली क्या करता है, परमार्दी देव को समाप्त कर देता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के कार्यों पर टिप्पणी करें। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के ओरछा राज्य का शासक था, जिसने 1501 से लेकर 1531 के मध्य शासन किया। ये वो टाइम पीरियड है। बुंदेला जिसकी आप बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड, इसने बेतवा नदी के किनारे ओरछा नामक शहर बसाया और उसे राजधानी भी बनाया, सैन्य छावनी भी बनाया ओरछा को। इसके अलावा इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया कालेंजर से लेकर कालपी तक। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था ये लोधी और मुगल वंश का टाइम पीरियड रहा है। मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया था और रोक दिया ताकि मैं अगले पेपर की तरफ बुंदेलखंड को विस्तार से लेके जाऊँ। इसके अलावा 11 अंकीय प्रश्न, वीर सिंह बुंदेला के कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। वीर सिंह बुंदेला का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627, और ये तब हुआ करता था जब ये बड़ौनी की छोटी जागीर का जागीरदार हुआ करता था। एक्चुअली इनके पिताजी जो थे वो बुंदेलखंड के शासक हुआ करते थे और ये छोटी बड़ौनी के जागीरदार हुआ करते थे। इसी बीच में इनकी मित्रता किससे हो गई, सलीम साहब से। सलीम कौन है, मुग़ल बादशाह अकबर के बच्चे हैं। सलीम क्या करता है, मुग़ल बादशाह अकबर के विरुद्ध विद्रोह करता है। विद्रोह के बाद अकबर इन्हें मना भी लेता है, पर जब ये विद्रोह के दौरान होते हैं तब ये सलीम आदेश देते हैं वीर सिंह बुंदेला को कि तुम कुछ ऐसा करो कि पिताजी को थोड़ा सा झटका दिया जाए। तो इस झटका देने के चक्कर में ये क्या करते हैं, वीर सिंह बुंदेला दक्षिण भारत से आगरा के तरफ जा रहे हैं। अबुल फजल कौन है, अकबर का प्रिय मंत्री है और दोस्त भी है। उसको 1602 में मार देता है रास्ते में। तो वीर सिंह बुंदेला मारता किसको है, अबुल फजल को। किसके कहने पर मारता है, ये षड्यंत्र पूर्वक की गई हत्या है। सलीम अपने पिता को झटका देना चाहता है और सलीम क्या कहता है कि दोस्त ये काम कर दो, तो अरे तूने बोला तो क्यों नहीं करेंगे। इस भाव से वीर सिंह बुंदेला हमारे साथ कर देते हैं काम। इसके ठीक 3 साल बाद 1605 में जब सलीम अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं जहांगीर के नाम से, तो वो कहते हैं वीर सिंह बुंदेला अब तुम छोटे मोटे जागीरदार नहीं हो, अब तुम पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र रियासत के दायित्व को संभालोगे। तुम्हारे पिताजी को हम छोटी जागीर दे देते हैं। तो भैया इस तरह से वीर सिंह बुंदेला का राजनीतिक उत्कर्ष होता है जहांगीर के साथ। ये समझिए कि मुग़ल बादशाह उनका मित्र है, तो वीर सिंह बुंदेला का पावर क्या रहा होगा उस समय। वीर सिंह बुंदेला बुंदेली शैली स्थापत्य कला को जन्म देते, ये विशेष बात रही जिसमें मुग़ल तथा राजपूत कला की विशेषताएं रही, जिसके अंतर्गत अगर आप शिवपुरी का करेरा दुर्ग देखेंगे ना, करेरा दुर्ग, तो इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सागर जिले में जो धामोनी का किला है वह भी वीर सिंह बुंदेला बनवाता है, झांसी के किले का जीर्णोद्धार करवाता है। इसके अलावा अपने मित्र जहांगीर के लिए वो ओरछा में जहांगीरी महल भी बनाता है कि दोस्त कभी आओगे तो पार्टी करेंगे, जहांगीरी महल बना देते हैं आपके लिए। इसी तरह से ये केशवराय मंदिर का भी निर्माण करवाता है वीर सिंह बुंदेला। तो इसके कुछ कार्य जो कि राजनीतिक हैं, और ये वीर सिंह बुंदेला और सलीम और अकबर की कहानी और अबुल फजल की हत्या ये पूरे इतिहास में फेमस है। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है, ठीक है, इसलिए एक छोटी सी कहानी संक्षिप्त में लिखी है, ठीक है, राजनीतिक उत्कर्ष की कहानी। तो कुल मिलाकर वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड राज्य क्षेत्र में जो रियासत में शासक रहे हैं उसमें एक प्रसिद्ध नाम रहा है। राजनीति, प्रशासन, सैन्य क्षेत्र और साथ ही साथ स्थापत्य कला में भी इसने अच्छा कार्य किया है।